एक बार के दो बार, 10-12 महत्व है। सबसे पहले महत्व क्या लिखा था? पौधों के अंदर 80 से 90 या अपन कह सकते हैं 95% तक पानी हो सकता है। कोशिका विभाजन में जल सहायता करता है, पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, अंकुरण में सहायता करता है, तापमान नियंत्रण में सहायता करता है। ऐसा लिखा था क्या? पाले एवं लू से बचाने में सहायता करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है, लवण के निक्षालन में सहायता करता है। प्रति किलोग्राम शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए एक पौधे को 400-500 लीटर पानी चाहिए। गेहूं को 1000 लीटर पानी चाहिए और धान को सर्वाधिक पानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि प्रश्न दूसरा आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? वो पूछता है कि प्रति इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, तो उत्तर आना चाहिए धान। वो गन्ना उत्तर लगा के आते हैं, फिर यहाँ के लड़ते हैं कि सर आपने तो पढ़ाया कि सबसे ज्यादा जल मांग गन्ने की होती है। जल मांग अलग बात, प्रति इकाई शुष्क पदार्थ मतलब 1 किलो धान पैदा करने के लिए कितना पानी चाहिए? 5000 लीटर। यस सर, यही पूछ रहा था। ठीक, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, मान लो अपन ने 1 हेक्टेयर में धान उगाया और उसमें पानी दे दिया। दोनों की जलमांग बराबर मान लेते हैं। धान की भी 900 से 2500 है, गन्ने की भी 900 से 2500, दोनों की 2500-2500। अब धान कितने क्विंटल होता है? 30 क्विंटल मतलब 3000 किलो। कितना होता है ना? बहुत कम पानी। या इस एमएम को पहले लीटर में बदल के बताऊं? 1 मिलीमीटर में 10,000 लीटर होते हैं 1 हेक्टेयर में। इसके पीछे कितनी जीरो आएगी? 4। ठीक है, ये लीटर में हो गया, ये हो गया किलोग्राम। 1 2 3 4, 4 तो है ही नहीं, 3, 1 2 3, 3 में कितना का भाग लगेगा? इसका कहने का मतलब 3 किलो धान कर पैदा करने के लिए 25,000 लीटर पानी चाहिए, है ना? 8 या 24, अगर 2500 जल मांग मानेंगे तो 8,000 लीटर प्रति किलोग्राम शुष्क पदार्थ। ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं क्या मैं? और धीरे बोले, फिर से समझाता हूं। कल हमने कहा कि धान को 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए कितना पानी चाहिए? कितना चाहिए? 5000 लीटर प्रति किलोग्राम। अब कैसे निकालेंगे 5000 लीटर? तो अपन एक साइड तो लिखते हैं धान के बारे में जानकारी और ये साइड लिखते हैं गन्ने के बारे में जानकारी। इतनी बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? धान को लगभग 900 से 2500, 1500 मिलीमीटर पानी चाहिए 1 हेक्टेयर में धान पैदा करने। एवरेज कितना चाहिए? 1500 मिलीमीटर। ठीक है, गन्ने को 2500 मिलीमीटर फुल फ्लैश मान लेते हैं। अब कोई पूछेगा किस फसल की जल मांग ज्यादा है? तो खेत की जल मांग, 1 हेक्टेयर में फसल तैयार करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? जल मांग कहते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो किसकी ज्यादा है? मतलब 1 हेक्टेयर गन्ने की फसल तैयार करने के लिए लगभग 2.5 करोड़ लीटर पानी चाहिए। कितना चाहिए? धान पैदा करने के लिए 1.5 करोड़ लीटर पानी चाहिए। ठीक है, तो किस फसल की जल मांग सर्वाधिक है? गन्ने की। अब दूसरा सवाल कि 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए किसको ज्यादा पानी चाहिए? कैसे निकालेंगे? तो 1 हेक्टेयर में धान कितना होता है? 30 क्विंटल। क्विंटल बनाने के लिए, किलो बनाने के लिए 2 जीरो लगा दीजिए। 1500 मिलीमीटर को लीटर में अगर बदलना चाहे तो 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 1 हेक्टेयर मिलीमीटर बराबर 10,000 लीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 करोड़ लीटर। हो गया? 1 हेक्टेयर का धान 1.5 करोड़ लीटर, 1 हेक्टेयर का गन्ना 2.5 करोड़ लीटर, 4 जीरो इसके ही लगा। गन्ना कितना होता है? 1000 क्विंटल। कितना होता है किलो बनाना हो तो? अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5, 1 किलो गन्ना पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए? 250 लीटर पानी चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, 3 किलो धान पैदा करने के लिए कितना पानी चाहिए? है 1 किलो के लिए 5000 लीटर। तो 1 किलो धान के लिए सर्वाधिक। तो कोई ऐसा पूछे कि प्रति इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता किस फसल को होती है? प्रति हेक्टेयर जलमांग किसकी ज्यादा है? दो अलग सवाल है जिनको एक करने में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। समझ में आया? वेरी गुड, समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी। अब जहां से हम सिंचाई करेंगे उस जगह को क्या कहेंगे बेटा? सिंचाई के स्रोत, है ना? अब सिंचाई के स्रोत में अपन ने बहुत सारे स्रोत देखे, जैसे कुएं से भी कर सकते हैं, नहरों से कर सकते हैं, ट्यूबवेल से, तालाब से, पर इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटेंगे। पहला सतही स्रोत। कौन सा स्रोत? जब जमीन खोदे बिना पानी हमको दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? सतही स्रोत। अच्छा, मान लो जमीन खोद के पानी निकाल रहे हैं तो अधोसतही स्रोत, जिसमें भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के स्रोत हो गए? 2 प्रकार के। अधोसतही को हम भूमिगत भी कह सकते हैं। अब 2 प्रकार के। मुझे एक बात बताओ, मैं पूछूंगा नहर किस प्रकार का स्रोत है? पक्का? और तालाब और नदियां और झीलें और झरने, जो बारिश के पानी को कलेक्ट करके प्रयोग करते हैं, वो सब क्या है? सतही स्रोत। अब जब बारिश का पानी जमीन के अंदर चले जाता है, फिर अपन वापस उसको जमीन खोद के निकालते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा? अधोसतही स्रोत। कौन सा स्रोत हो गया? कुआं, चट्टाने तोड़ के पानी निकाला। नलकूप किसको कहते हैं? ट्यूबवेल को कहते हैं। इसको बोरिंग भी कहते हैं, नलकूप भी कहते हैं। एक होते हैं पाताल तोड़ कुएं, कभी तुमने पहले नाम नहीं सुना इनका। और एक होते हैं हैंडपंप।
अपने राजस्थान के बच्चे हैंडपंप कहते हैं। हैंडपंप हाथ से चलता है, हैंडपंप काहे चलेगा? खोपड़ी से, है ना? अब बताओ सतही स्रोत कितने हैं? 5। कौन कौन से? नहरें, तालाब, नदियां, झीलें, झर। अधोसतही स्रोत कौन कौन से? कुआं, कई बार कुआं ऐसे लिख देते हैं, कुआं, है ना? तो ये बोलने का अंतर है, यूपी में कुआं बोलते हैं, अपने यहाँ कुआं बोलते हैं, ठीक है? चलो अब अपने देखना है कि भारत में सबसे ज्यादा नहर कौन से राज्यों में? बताओ। पंजाब और राजस्थान में पूछ ले तो श्री गंगानगर और श्री हनुमानगढ़। हनुमान जी के नाम के आगे श्री नहीं लगाते हो तो? नाम रखने वालों ने ऐसा करा मामला, है ना? राजा गंगा सिंह जी ने गंगानगर बनाया तो उनके शान और शौकत में श्री गंगानगर, हनुमान जी के सामने नहीं लगा। चलो तालाब भारत में सबसे ज्यादा कहां है? भीलवाड़ा भारत में, तमिलनाडु। कोई पूछे दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा तालाब है और उनमें कौन सा राज्य आगे है? तमिलनाडु। और राजस्थान में? हाँ, भीलवाड़ा बहुत आगे नहीं चलता ये। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, तालाबों की नगरी भीलवाड़ा है। नदियां कहां ज्यादा राजस्थान में? कोटा में है पक्का। और झीलें उदयपुर में, और झरने बांसवाड़ा, है ना? ऐसे लिखवाते नहीं है पर वैसे याद रख लेना, है ना? नदियां बहुत सारे जिलों में ज्यादा है, जैसे जैसे पश्चिम में जाते हैं नदियां खत्म होती जाती, पूर्व में जाएंगे नदियां बढ़ती जाएगी, ठीक है? अब कुआं, कुएं तो लगभग लगभग राजस्थान में अब ना के बराबर ही बचे, केवल दक्षिण या दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती और ये वागड़ वाले क्षेत्र में कुएं पाए जाते हैं। ऊपर चले जाओ तो कुएं के बस की तो कोई बात बची नहीं, वहां तो जमीन के अंदर लोगों ने घर बना रखे। नलकूप, अब कोई आपसे पूछेगा कि भारत और राजस्थान दोनों में ही सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है बेटा? पहले क्या पढ़ाया जाता था, अब क्या पढ़ाया जाता है ना? लगभग 63% सिंचाई नलकूपों से होती है। तो भारत एवं राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप से। ये 2008 का डेटा अभी तक चल रहा है, चेंज नहीं हुआ, अपने ध्यान रखना है कि अब किससे हो रही है? नल। हैंडपंप बहुत छोटा सा स्रोत है पर सबसे ज्यादा उपयोगी है। ये 1000 फीट से भी पानी केवल ढुचुंग ढुचुंग करके निकाल देता है। कई लोगों को, कई गांवों को प्यासे मरने से हैंडपंप ने बचाया। दुनिया का एक बहुत बड़ा आविष्कार है, जहां बहुत कम ताकत से इतना नीचे से पानी खींचा जा सकता। बाल्टी खींचने में ज्यादा ताकत लगती है कुएं में, है ना? और कुआ 1000 फीट गहरा हो तो भेरू बन जाए आदमी। पाताल तोड़ कुएं क्या होता है? देखो, कुछ इलाके होते हैं जिनको हम कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र, क्या कहते हैं? फिर पर्वतीय क्षेत्र खत्म होते हैं तो तराई क्षेत्र आते हैं। कौन से क्षेत्र आते हैं? और तराई के बाद फिर आ जाते हैं मैदानी क्षेत्र। तो जब ये पहाड़ों के अंदर पानी उतरता है, यहाँ चट्टाने हैं जिनके अंदर बहुत सारी दरारें हैं, क्या है? और इन दरारों के अंदर बहुत सारा पानी भरा रहता है, लाखों लीटर, कम नहीं रहता, बहुत सारा पानी भरा, है ना? अब जैसे अपन कभी हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो अपने को दिखता है कि पहाड़ी है, यहाँ से पानी बह रहा, सड़क के ऊपर बहता ही जा रहा है। इधर बांसवाड़ा जाते हैं जब भी कई बार ऐसा मौका आता है ना? अलसीगढ़ वलसीगढ़, खूब सारे ऐसे छोटे मोटे झरने चलते रहते हैं बारिश पर। कभी बड़ी झील जाओगे तो एक आध मिल जाएगा रास्ते। अब मान लो कि किसी आदमी ने बोरिंग करा, क्या करा बेटा? बोरिंग कर दिया, और वो बोरिंग सही जगह जाके हो गया। अब यहां तो जल का स्तर बहुत ज्यादा है और यहाँ बोरिंग का स्तर बहुत नीचे है, तो इसमें से ऑटोमेटिक पानी निकलता है, 24 घंटे निकलता रहता है, रुकता ही नहीं है। किसी मोटर की, किसी पंप की आवश्यकता नहीं है, वो पानी निकलता। कब तक निकलेगा वो? जब तक ये खत्म नहीं हो जाए। तो ऐसे ट्यूबवेल्स जिनसे ऑटोमेटिक पानी निकलता है, इनको हिंदी में कहते हैं उत्सुत कूप, इंग्लिश में कहते हैं आर्टिसन वेल, और नॉर्मली कहते हैं पाताल तोड़ कुएं। देखो दिखा देता हूं एक। तुम ये सोच रहे कि कोई मुजस्सिमा आएगा, कुछ नहीं आएगा, एक ट्यूबवेल ही दिखाएंगे वो भी। अरे वाह, तुम्हारी क्लास में कुछ और ही दिखाता है, मैंने उधर सर्च करा था तो। हैंडपंप है डायरेक्ट चालू। कब तक? तो पाताल तोड़ कुएं कहां मिलते हैं? यूपी के तराई क्षेत्रों में। कहां मिलते हैं? वो इलाका जहां पहाड़ और मैदान मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र। और विश्व स्तर पर ऑस्ट्रेलिया में, लिख लो। यस, चले आगे। जैसलमेर में निकला था ऑटोमेटिक, वो तो इधर से बोरिंग करो उधर से निकल जाता, वो सिस्टम अलग है। हाँ, बोरिंग की मशीन उसमें ही रह गई थी, निकलता ही गया पानी, वो वाला। हाँ, वो ऐसा ही होता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स रहती है, इनमें बहुत सारे एक्वीफर्स होते हैं अंदर, अंडरग्राउंड। फिर वो दूसरे साइंस में ले जाओगे तो मुझे, है ना? वो प्रॉपर्टी कैसी है? विभिन्न प्रकार की परतों का एक समूह है, और इसमें बीच बीच में खोखली जगह बन जाती है जिनको एक्वीफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वीफर्स मतलब बड़े बड़े अंडरग्राउंड तालाब, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बहुत पानी है जमीन के अंदर,
है ना। कभी कभी तो नदियां की तरह संरचनाएं में पानी बहता है, और ये सब आपस में कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे ही बारिश होती है, जो कच्ची जमीन होती है, जो चट्टाने होती है, वहां से पानी कहाँ जाता है, नीचे। जो अवशोषित हो रहा है, जो पहाड़ियों की चट्टानों के दरारों के बीच में घुस रहा है पानी, है ना। कई बार नदियां बहती चट्टानी इलाकों से, उनका पानी भी चट्टानों के अंदर प्रवेश करता है, अंडरग्राउंड सारे एक्वीफर्स भर जाते हैं। फिर अपन जब बोरिंग करते हैं, है ना, कई बार गलत जगह बोरिंग होता है कि थोड़ा पानी आया था 40 फीट पे, फिर थोड़ा 200 फीट पे आया, फिर आया ही नहीं। फिर उसने कह दिया सामने वाले ने कि पानी गिरेगा और भरता जाएगा, दिन में 3-3 घंटे मोटर चलाना। कभी कभी सही जगह बैठ जाता है मामला, और सही जगह बैठ जाए तो मजे ही आ जाए, जिंदगी में पानी पानी, है ना। कई बार मामला मिस हो जाता है, इधर सिर्फ धूल निकलती। तो ये सब, और ये तो अपन बनाने में बहुत कम है, ये सैकड़ों अरबों अलग अलग। पुराने जमाने में जो कुआं खोदते थे ना, तो उसमें साइड से पानी इकट्ठा होने लग जाता, उसको आओ कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पाइप के बराबर पानी आने लग जाता था, है ना। पूरा कुआं भर जाए ऊपर तक, इतना पानी आता था। तो अंदर चट्टाने खोखली है, उनके अंदर एक्वीफर्स, पर धीरे धीरे हमने सारा पानी निकाल लिया। शहरों में 15 फीट के मकान है, हर मकान में एक बोरिंग लगा है। तुम सोचो 1-2 किलोमीटर के इलाके में कितने बोरिंग हो, सैकड़ों हजारों लाखों बोरिंग है। तो बेंगलुरु के अंडरग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहां ऊपर पानी घुसने की जगह बंद कर दी, कंक्रीट बना दिया, नीचे का जो पानी था सब खींच लिया, खत्म मामला। हम वहां नदियों से, नहरों से वाटर वर्क्स वाले पानी पहुंचा रहे हैं, बाहर का पानी। हैदराबाद में भी ऑलमोस्ट 1-2% ही पानी बचा, वो भी खत्म हो जाएगा। जयपुर के चोमू वाले इलाके का पानी भी लगभग खत्म हो गया। पहले खूब सब्जियां उगाई उन्होंने, अब वो कुछ नहीं उगा पा रहे हैं। तो धीरे धीरे अपन अंडरग्राउंड वाटर को खत्म करते जा रहे हैं। इसको बचाने का उपाय क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग। जमीन के पास गड्ढा खुदवाओ, कुआं बनवाओ, उसको पत्थरों से भरो, और छत का सारा पानी उसके अंदर जाने दो, है ना। ये जो पानी बह के नालियों में जा रहा है, नदियों में, उसको रोको। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, तो ये वापस रिचार्ज होगा। नहीं तो फिर धीरे धीरे अपन फ्री हो जाएंगे, मुझे एग्रीकल्चर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चले आगे, ये लिखा क्या आप लोगों ने, वेरी गुड। चले, अब हम पढ़ेंगे सिंचाई कैसे करना चाहिए। उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, सिंचाई की विधियां। अंग्रेजी में कहते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। पीछे वालों, और पीछे वालों, लिख रहे हो तुम, वेरी गुड। अभी कोई कल परसों मेरे को एक सर कह रहे थे कि आप सुपरवाइजर पढ़ाते हैं। मैंने कहा बोले उनको बीच बीच में मनोरंजन भी चाहिए। मैंने कहा उनकी खुद की जिंदगी मनोरंजन बनी हुई है, चाहिएगा बीच में चुटकुले वगैरह। मार्केट में चुटकुलों वालों का ही खेल चल रहा है अभी। टीचर पढ़ा कम रहे, मजे ज्यादा दे रहे हैं। वो एक खान सर देखे ना तुमने, वो फेमस किस वजह से, ये ससुरा पाकिस्तान इधर से मिसाइल फेंक के मारा, वो ससुरा रसिया इधर से S-24 400 मारता गया। तो यही करना है और क्या, है ना। पर ये यूट्यूब पे अच्छा लगे भी, अगर मेरा खुद का बच्चा मेरे से पढ़े तो मैं फिर उसको ऐसा कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं तो कहेगा बाप है कि कार्टून है। वो खुद ही अपने दोस्तों से कहेगा मेरा बाप तो कार्टून नेटवर्क बन के घूमता रहता। तो कम से कम जीवन ऐसा जियो, है ना। मैं मेरे पिताजी ज्यादा बात तो नहीं करता हूँ, पर उन्होंने एक बार कहा था मेरे से, अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अपने बच्चों को प्रेरणा देने के लिए किसी और का उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो उस दिन है 2-3 ही बात बताई उन्होंने। 8वीं के बाद उन्होंने मुझे बाहर स्कूल में डाल दिया, बोर्डिंग स्कूल में। बोर्डिंग तो क्या, वो हॉस्टल वाले सिस्टम था, गुरुकुल वाला, सरकारी था। 8-15 दिन रहे, भाग के घर आ गए, नहीं पढ़ना, पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म। तो वो ऐसे पकड़ के, टाटड़ी पकड़ के और खींच के ले गए खेत तक, 1-1.5 किलोमीटर दूर तक ले गए। वहां ले जा खड़ा कर दिया, बोले देख ये सब जमीन तेरे दादाजी की थी। ऐसी 5 गांव में थी। कितने गांव में, 20-20 बीघा। हम 4 गांव के तो बेच चुके हैं। कितने भाग में बांटे, 4-5 भागों में। सबसे पहले जब पानी भूमि की सतह पर दिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सतही सिंचाई। क्या कहते हैं, और जमीन के नीचे दे दिया तो अधोसतही सिंचाई। इसको भूमिगत भी कह सकते हैं, बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। अधोसतही और भूमिगत एक ही चीज होती है। अगर पानी पौधों के सिर के ऊपर से दे रहे हैं बारिश के समान, उसको कहते हैं वायवीय सिंचाई। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ओवर हेड इरिगेशन। क्या कहते हैं, अगर बूंद बूंद करके पानी देंगे तो इसको क्या कहेंगे, बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन। और भी नई आधुनिक विधियां हैं जिसको हम अन्य विधियां लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, अन्य विधियां। व्हाइट बोर्ड का ये फायदा था कि मैं यहां से लेकर वहां तक पढ़ा देता, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसमें बार बार स्लाइड बदलना पड़ती है। अब सतही सिंचाई जो है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की पढ़ेंगे। कितने प्रकार की बेटा, 5 प्रकार। सबसे पहली विधि कहलाती है प्रवाह विधि। क्या कहलाती है, इसको बाढ़ विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को उत्प्लावन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरी विधि होती है उसको कहते हैं क्यारी विधि। क्या कहते हैं, आपकी 12वीं की किताब में चौकाकार विधि लिख रखा है ना। क्यारी विधि के 2 प्रकार है। पहला प्रकार कहलाता है चेक बेसिन। क्या कहलाता है, और दूसरा प्रकार कहलाता है बॉर्डर विधि। मतलब बॉर्डर विधि भी किसका प्रकार है, क्यारी विधि का, है ना। फिर आती है कूड़ विधि। कुंड विधि नहीं कहते हैं ना बेटा, किस क्या कहते हैं, कुंड अलग चीज होती है। हल के द्वारा बनाई गई नाली को क्या कहा जाता है, कूड़। इसी को हम कहते हैं नाली एवं मेड़ विधि। ये भी 2 प्रकार की, एक समतल कूड़ विधि और एक पहाड़ी क्षेत्रों में जो प्रयोग होती है वो कहलाती है समोच्च कूड़ विधि। फिर आती है थाला विधि।
और इसका सुधरा हुआ रूप आता है वलय विधि, जिसको हम अंगूठी विधि भी कह सकते हैं। अब वो पूछता है निम्न में से सतही सिंचाई की विधि कौन सी है, तो अपने को अगर सारे नाम पता है तो बता देंगे, और अगर अपने को ये भूल गए कि बॉर्डर विधि चेक बेसिन विधि क्या है तो फिर नहीं बता पाए। कुल मिला के 5 विधियां हैं। कौन कौन सी? प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कूड़ विधि, ताला विधि, वलय विधि, है ना। फिर प्रवाह विधि का तो एक ही प्रकार है, क्यारी विधि के 2 प्रकार है, चेक बेसिन और बॉर्डर विधि। कूड़ विधि के भी 2 प्रकार, समतल कूड़, समोच्च कूड़। थाला विधि में कोई प्रकार नहीं है, इसका सुधरा हुआ रूप है वलय विधि। अधो सतही सिंचाई की कोई एक्स्ट्रा विधि नहीं है, ये खुद ही एक विधि है। वायवीय सिंचाई 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक जो सबसे ज्यादा प्रचलित है उसको तो तुम जानते हो, फव्वारा सिंचाई। दूसरा होता है रेन गन, क्या होता है? और तीसरा सिस्टम बहुत ज्यादा आधुनिक है, इसका नाम है सेंट्रल पाइवोट सिस्टम। क्या नाम है बेटा? कुछ लोग पिवोट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? राजस्थान में पढ़ने का अलग ही सिस्टम है ना। जैसे सिम का ब्लास्ट को सिमचा ब्लास्ट, सिमचा ब्लास्ट को सिम का ब्लास्ट, इधर का उधर। जैसे एरा कीडी कोला को एरा चीडी कोला, वो सीएचई को चाहिए पढ़ते हैं हमेशा, भले वो कहीं भी आए, प्लांट पैथोलॉजी में आए, एंटोमोलॉजी में आए। तो अपने को प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा लोड नहीं लेना है, हिंदी का पेपर आए जब ध्यान देना है। यहाँ एग्रीकल्चर है, इसको च पढ़ो, क पढ़ो, जो इच्छा हो वो पढ़ो, बस याद रखो, ठीक है। तो सेंट्रल पाइवोट सिस्टम, रेनगम सिस्टम और फवारा सिस्टम किस प्रकार की सिंचाई है? इसी का दूसरा नाम मैंने अभी बताया था, बताओ कौन सी सिंचाई? ओवरहेड सिंचाई। कौन सी सिंचाई? ओवरहेड सिंचाई। किसका नाम है ये? वायवीय सिंचाई। ओवर मतलब ऊपर से, हेड मतलब सिर के, फसलों के सिर के ऊपर से पानी देना, बारिश के समान पानी देना, क्या कहलाता है? अच्छा, बूंद बूंद सिंचाई में तो कोई विधि नहीं है, वो तो खुद ही एक विधि अपने आप में, है ना। अब अन्य विधियों में हम क्या पढ़ेंगे? एक प्रश्न आया है केबलिगेशन, जेईटी 2019-20 में। फिर एक शब्द होता है कोरुगेशन, सेंट्रल पाइवोट सिस्टम इधर लिख दिया अपन ने। फिर एक होता है सर्ज इरिगेशन, है ना। फिर सर्ज इरिगेशन के बाद नंबर आता है टाइफून विधि, ये गन्ने से संबंधित है। और एक होता है बबलर विधि। पर बच्चे कंफ्यूज कब हो जाते हैं? जब कुछ नए शब्द आते हैं। जैसे एक शब्द आता था हमेशा लिफ्ट सिंचाई, सुना तुमने कभी? है ना। प्रेशराइज इरिगेशन, इसको कहते हैं दबाव युक्त प्रणाली। क्या कहते हैं? है ना। और भी वैसे तो 100-150 विधियों के नाम अलग अलग रख रखे हैं, पर अपन इतनी पढ़े। लिफ्ट सिंचाई का मतलब होता है जब पानी को कहीं से खींच के और खेत में डाल रहे हैं। नहर का पानी है, उसमें तो गड्ढा खोदो, पाइप लगा दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। नदियों में से भी आ जाएगा। पर जब अपन नीचे से पानी खींचते हैं, जमीन में से पानी उठाना, क्या कहलाता है? लिफ्ट। मतलब कुएं से, ट्यूबवेल से जो सिंचाई करते हैं वही क्या है? लिफ्ट सिंचाई। क्लियर है मामला। जब जब भी पानी पाइप में बहता है तो दबाव पैदा होता है, और पाइप वाली सारी विधियां क्या कहलाती है? दबाव युक्त प्रणाली। जितना भी पानी खुला बह रहा है, इसमें कोई दबाव नहीं है। इसमें दबाव है, इसमें दबाव है, इसमें भी नहीं है। सर्ज इरिगेशन में ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है ना। तो जहां जहां पानी पाइप में बह रहा है वो प्रणाली क्या कहलाएगी? दबाव युक्त। प्रश्न आता है निम्न में से दबाव युक्त प्रणाली नहीं है? फवारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, रेन गन सिस्टम, प्रवाह विधि। तो जो खुला खेत में पानी बह रहा है उसमें कोई दबाव नहीं है ना। क्लियर? लिख लो, फिर एक एक अलग अलग पढ़ेंगे। इतना इंतजार कर थोड़ी होता है यार। चलो आगे। अब देखो, सबसे पहले कौन सी सिंचाई पढ़े? लिखा कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। आधे बच्चे मन मन में गालियां दे रहे हैं, अच्छी अच्छी। लिखो लिखो, भगवान करे तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए। चलो चले आगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सतही सिंचाई। कौन सी सिंचाई बेटा? भारत में प्राचीन काल से ही सतही सिंचाई का प्रयोग किया जाता रहा है, और लगभग 90% सिंचाई सतही सिंचाई होती थी। पर अब 2008 के बाद से धीरे धीरे मामला बदलने लगा है, पानी की कमी होने लगी है और लोग पाइपों का प्रयोग करने लगे, है ना। तो पहले सबसे ज्यादा कौन सी सिंचाई की विधियों का प्रयोग होता था? सतही सिंचाई। पर आज भी भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सी विधियों का होता है? सतही सिंचाई की विधियों। केवल राजस्थान में पानी की कमी, कई राज्य ऐसे हैं जहां पूरी बारिश में पानी भरा रहता है खेतों में, है ना। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार जल भराव की समस्या से परेशान, अपन पानी कमी से परेशान। अब सतही सिंचाई में पहली विधि का नाम क्या लिखा है? प्रवाह विधि। और इस प्रवाह विधि को हम बाढ़ विधि भी कहते हैं और उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। कितने नाम हो गए बेटा? 3। पहला कौन सा हो गया? प्रवाह। दूसरा कौन सा हो गया? और तीसरा कौन सा हो गया? और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लडिंग। कभी कभी इसको वाइल्ड फ्लडिंग कहते हैं, तो वो हिंदी ट्रांसलेट करता है जंगली बाढ़ विधि। आधे बच्चे डर जाते हैं जंगली बाढ़ क्या होता है? यही बाढ़ है ना। ठीक है। अब इस विधि में क्या किया जाता है? ये प्राचीन विधि है जिसमें खेत के किसी कोने से जल स्रोत को सीधे जोड़ दिया जाता है, नहर इधर से कनेक्ट कर दे। अब वो पानी उसका मन पड़ता है जिधर जाता है, जिधर ढलान होता है उधर कहीं ज्यादा जाता है, कहीं कम जाता है। कुछ कुछ इलाके सूखे बच जाते हैं, कहीं कहीं पानी भर जाता है। इसको कहते हैं जल का असमान वितरण। क्या कहते हैं बेटा? पर इसमें से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले काम की बात कर लेते हैं। कोई आपसे पूछे कि धान एवं जूट की सिंचाई किस विधि द्वारा की जाती है? प्रवाह विधि के द्वारा, है ना। धान एवं जूट की सिंचाई। पर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न जो इस विधि में से बनते हैं। जैसे सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? प्रश्न आता है सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? प्रवाह। तुम बोलोगे तो भी पढ़ाऊंगा, नहीं बोलोगे तो भी पढ़ाऊंगा। बोलो, सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? प्रवाह विधि। इसमें जल का वितरण एक समान होता है कि असमान होता है? असमान होता है। अच्छा, कई कई जगह पानी भर जाता है और कई कई जगह खेत सूखा रह जाता है ना। दूसरी बात, इसकी सिंचाई की दक्षता न्यूनतम होती है।
सिंचाई की दक्षता जो है वो मैं अभी समझाऊंगा इसके बाद। अब इसमें क्या होता है कि सबसे कम श्रम लगता है, मतलब मेहनत की कोई आवश्यकता, तो सबसे सस्ती विधि है पहली बात। दूसरा, श्रम कम लगता है क्योंकि किसान को कुछ करना ही नहीं है, सब पानी खुद ब खुद कर रहा है ना। अत्यधिक जल मांग वाली फसलें जैसे धान और जूट की सिंचाई कौन सी विधि से करना चाहिए? प्रभावित। जहां पर पानी की उपलब्धता सर्वाधिक हो वहां पर ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे क्या? बहुत पानी अपने नहर जा रही है, फालतू ही बह रही है, तो वहां पर उपयोगी विधि मानी जाती है। कौन सी विधि? ना पैसा लग रहा, ना मेहनत लग रही, इससे अच्छी कोई सी विधि हो ही नहीं सकती, है ना। तो प्रवाह विधि के बारे में पढ़ने के लायक तो बहुत सारा है, पर पढ़ते खाली इतना ही। चलो, अब अपनी बात हुई कि सिंचाई की दक्षता न्यूनतम है, न्यूनतम भी लगभग 25 से 35% के समथिंग आती। इसका क्या मतलब हुआ? वैसे तो सिंचाई की दक्षता 4 अलग अलग प्रकार की होती है, पर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, एप्लीकेशन की दक्षता। मान लो कि ये कोई खेत है, क्या है बेटा, और यहाँ पर पौधे उगे हुए हैं। एक ये क्या है? पौधे की पत्तियां। अरे यार, ये पेन रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। ये कितने पौधे हैं? अब कितने हो गए? तू आजा नीचे कभी उतर के। अब जिस गहराई तक पौधे की जड़ें पाई जाती है उसको हम कहते हैं जड़ क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा? जब भी हम किसी भी सतही सिंचाई की विधि से पानी देते हैं तो पानी एक के बाद एक के बाद एक खेत में ऐसे आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, और जब खेत के अंत में पहुंचता है तो अपन सिंचाई बंद कर देते हैं। पर अगर मान लो यहां से पानी को यहां पहुंचने में 40 मिनट का समय लगा, तो वो पानी यहां तो कितनी देर तक नीचे गया? 40 मिनट तक। यहाँ कितनी देर नीचे गया? बस थोड़ी देर, और अपन ने बंद कर दिया, तो सिंचाई की गहराई एक समान नहीं आती। कुछ जड़ क्षेत्र सूखा बच जाता है, कुछ जड़ क्षेत्र में पानी भर जाता है, और कुछ पानी बाहर निकल जाता है। अब मान लो मैंने इस खेत में 100 लीटर पानी दिया। कितना पानी दिया बेटा? उसमें से 60 लीटर जड़ क्षेत्र में रुक गया और बाकी का 40 लीटर बाहर चले गया, तो इसकी दक्षता कितनी आ जाएगी? 60%। मतलब सिंचाई में दिए गए जल की वह मात्रा जो पौधों के जड़ क्षेत्र में भंडारित हो जाती है, वो ही सिंचाई की एप्लीकेशन दक्षता या सिंचाई की दक्षता कहलाती है। कुछ समझ में आया? सभी सतही सिंचाई में यही नुकसान है। चलो ये लिख लो, मुझे लग रहा है समय हो गया। तुम्हारा 2-3 घंटे का लेक्चर करना पड़ेगा, और मुझे पूरा यकीन है एग्रोनॉमी 4 घंटे भी पढ़ सकते हो तुम। बाकी सब्जेक्ट पढ़ना मुश्किल है, एग्रोनॉमी समझ में आता है ना, पढ़ना आसान है। छोड़ दिया मैंने तो, अभी लिख रहे हैं इनकी मर्जी, मेरी तरफ से तो घर जा सकते हैं, अपने अपने ही जाना है। एक मिनट है ना। अच्छा, अब हमने पढ़ा सिंचाई सतही विधियों में 5 विधियां थी। कितनी थी? जिसमें पहली विधि का नाम तो क्या था? प्रवाह विधि, और दूसरी विधि का नाम क्या था? क्यारी विधि। कई बार इस क्यारी विधि को पट्टी विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्यारी या पट्टी विधि, है ना। अब क्यारी विधि के बारे में एक प्रश्न आता है कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताओ। इसको कहते हैं स्क्वायर मेथड। क्या कहते हैं बेटा? आपकी 12वीं की बुक में चौकाकार विधि लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चौकाकार विधि। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि गेहूं में सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? क्यारी विधि। अच्छा, कोई पूछे जौ में कौन सी है, कोई पूछे चना में कौन सी है, कोई पूछे सरसों में कौन सी है, क्यारी विधि, है ना। पर इस क्यारी विधि की एक खासियत है कि इसके 2 प्रकार है। कितने प्रकार है बेटा? 2 प्रकार। एक तो ये और एक ये। कितने प्रकार हो गए? 2 ही हुए अभी। ऐसा खेत देखा तुमने कभी? है? सच बताओ ईमानदारी से, कहां देखा है? धान का खेत ऐसा सेम टू सेम? इसको कहते हैं क्यारी या पट्टी विधि। क्या कहते हैं बेटा? क्यारी या पट्टी विधि। अब इसके 2 प्रकार बनाए गए हैं। पहले प्रकार का नाम रखा गया चेक बेसिन। क्या नाम रखा गया बेटा? चेक बेसिन। अच्छा, तुमने कभी सब्जियों का खेत देखा है? क्या मैंने बोर्ड पे बनाया ऐसा ही रहता है? हाँ? और गेहूं का खेत देखा है? ऐसा रहता है क्या? हाँ? नहीं रहता। ऐसा रहता है क्या? इसको कहते हैं बॉर्डर विधि। बताओ दोनों में क्या अंतर है? हाँ? आरएएस अधिकारी बनना है कि नहीं बनना? तो बताओ इन दोनों में क्या अंतर है? अभी दिख रहा है तुमको अंतर साफ साफ, पर तुम बता नहीं पा रहे हो। हाँ? मुख्य अंतर बताओ चलो। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर 3:1 से कम हो तो इसको हम कहते हैं चेक बेसिन विधि। अगर क्यारियों की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 से अधिक हो तो हम इसको क्या कहते हैं?
अभी अनुपात समझ में आता है कि नहीं आता है, वो देखते हैं अपन। मान लो अपन ने क्यारी बनाई खेत में, है ना। इस क्यारी की लंबाई है 4 मीटर, कितने बेटा, चौड़ाई है 2 मीटर, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आएगा। अनुपात का मतलब होता है बटे, क्या होता है, लंबाई में काय का भाग लगा देंगे, चौड़ाई का। लंबाई कितनी है, 4/2, 2:1। ये 3:1 से ज्यादा है कि कम है, तो ये क्यारी क्या कहलाएगी, 6 बेस। अगर मैं इसको थोड़ा और लंबा कर देता हूं और इसकी लंबाई कर देता हूं 6 या 7 या 8, अब क्या अनुपात आएगा, 4:1। अभी हो जाएगी बॉर्डर विधि। क्या अंतर है कि छोटी छोटी क्यारियां चेक बेसिन कहलाती है और लंबी लंबी क्यारियां बॉर्डर कहलाती है। इसीलिए मैंने देखो गेहूं यहां भी लिख रखा है, गेहूं का खेत कौन सी विधि का है, बॉर्डर विधि। पर वो यहां तक पहुंचता ही नहीं, वो यहीं पर रुक जाता है कि गेहूं की सिंचाई की मुख्य विधि प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कूड़ विधि, थाला विधि। फिर क्या उत्तर लगाते हैं, क्यारी विधि। और क्यारी विधि में भी कौन सी वाली, कोई पूछे कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित सतही सिंचाई की विधि कौन सी है बेटा, बॉर्डर विधि। देखा है तुमने, ज्यादातर खेत ऐसे ही दिखाई देते हैं, पक्का। तो भारत में सर्वाधिक प्रचलित सिंचाई की विधि का नाम क्या है, बॉर्डर विधि। ये लो और बना लो, जितने चाहिए उतने खेत बना सकता हूं, ठीक है, बनाना है? अरे लिखना है कि नहीं लिखना है, बताओ, सच बताओ। तो इस ऊपर वाली विधि का नाम क्या लिख दूं मैं, चेक बेस। ऐसा माना जाता है कि जहां पर सिंचाई का स्रोत छोटा होता है, मतलब पानी की कमी किसान के, और खेत समतल होता है, मतलब ढलान नहीं होता, तब चेक बेसिन विधि का प्रयोग किया जाता है ना। कुछ कुछ किताबों में लिखा था 1% से कम ढलान। दूसरा बॉर्डर विधि, इसमें क्यारियों की लंबाई और चौड़ाई मृदा पर निर्भर करती है। बॉर्डर विधि का ढलान 0.5% से कम होना चाहिए, है ना। क्यारियों की लंबाई लगभग 150 से 200 मीटर चिकनी मृदा में और 60 से 90 मीटर बलुई दोमट मृदा में। चौड़ाई मृदा के हिसाब से 3 से 6 मीटर रखी जाती है। पर इतना सब लिखाने के बाद भी अगर कोई प्रश्न नहीं आए तो फिर क्यों लिखवाऊं, इसलिए नहीं लिखेंगे। छोटी है तो क्या कहेंगे, और लंबी लंबी है तो क्या कहेंगे। अगली विधि आती है कूड़ विधि। कौन सी विधि आती है बेटा, कुछ लोग इसको कुंड विधि लिखते हैं, वो बिंदी यहां लगाना है। हल के द्वारा बनाई गई नाली को क्या कहते हैं बेटा, कूड़ कहते हैं। कुछ लोग इसको नाली एवं मेड़ विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नाली एवं मेड़ विधि। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अंग्रेजी में इस विधि का नाम है फरो मेथड। क्या नाम है बेटा, फरो मेथड। इसी को रिज एंड फरो मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुमने कभी खेत देखा है, सही बताओ। चलो ये काम तो अच्छा किया जिंदगी में।